हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के परीक्षा गुरु में। जो इतिहास की सीरीज चल रही थी उसमें हम देख चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कहाँ तक देख चुके थे। उसमें हम देख चुके थे मौर्य काल तक। कहाँ तक देखे थे? मौर्य काल तक देख चुके थे। आज जो देखेंगे वो देखेंगे गुप्त साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से, ताकि वो भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाएँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। धन्यवाद। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। उसे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और उसके सिक्कों पर राम व सीता के चित्र भी छपे थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। देखो, श्रीगुप्त ने करी थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना। प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम बना। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा है। ठीक है, और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। अगला जो नोट बनता है वो बनता है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय था उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। कि दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे? 9 रत्न थे। ठीक, उनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास। ठीक है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास और धन्वंतरी। इसमें से यहाँ पर कुछ ही दे रखे हैं। धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास और धन्वंतरी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। दिल्ली कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ है जिस पर चंद्र नामक एक राजा का उल्लेख माना जाता है कि यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। नोट, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त इतिहास को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हूणों का आक्रमण किस गुप्त राजा के शासनकाल में हुआ? तो स्कंदगुप्त। हूणों का आक्रमण किस गुप्त राजा के शासनकाल में हुआ? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था हूणों का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था भानुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। सती होने का सबसे पहला प्रमाण 510 ईसा के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सती होने का सबसे पहला प्रमाण भानुगुप्त लास्ट शासक था उसके भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी गुप्त काल की है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा संबंधित हैं? तो महायान। हमने जब बौद्ध धर्म पढ़ा था उसमें पढ़ा था, एक होती है महायान, दूसरी होती है हीनयान। महायान में बुद्ध भगवान की मूर्ति बना के पूजा जाता है और हीनयान में बिना मूर्ति पूजा मतलब वर्जित है, केवल ऐसी अंतर्मन से प्रार्थना करना होता है। ठीक है, तो महायान में मूर्ति पूजा होती है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो महायान से। बढ़ते हैं हमारे आगे फैक्ट की ओर दोस्तों। आज जो फैक्ट दिए गए हैं वो फैक्ट की ओर बढ़ते हैं।
किस गुप्त राजा को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। गुप्त काल की गणिका किसे कहा जाता है? तो वेश्याओं को। गुप्त काल में गणिका जो शब्द है वो वेश्याओं के लिए प्रयुक्त होता था। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर किस काल का है? तो गुप्त काल का। देवगढ़ झांसी में जो दशावतार मंदिर है वो गुप्त काल का ही है। मंदिर स्थान के बारे में देखें, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। मंदिर बनाने की कला का विकास किस काल में हुआ? तो गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में हुआ। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा, संस्कृत में लिखी गई। पंचतंत्र किस काल की रचना है? गुप्त काल की ही रचना है। आर्यभट्ट ने कौन से 2 ग्रंथ लिखे थे? तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम और आर्यभट्टियम 2 ग्रंथ लिखे थे आर्यभट्ट जी ने। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो आर्यभट्ट जी ने ही बताया था। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। मंदिर बनाने कला का विकास गुप्त काल में हुआ। पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने लिखी। पंचतंत्र किस काल की रचना है? तो गुप्त काल की रचना। आर्यभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे थे, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों के नाम बताए। तो आर्यभट्ट पहले भी हम देख चुके हैं, वरामेर भी थे, धन्वंतरी भी थे, ब्रह्मगुप्त पिछली बार नहीं था, ठीक है, आदि। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, क्योंकि यहाँ पर इस काल में सबसे ज़्यादा मंदिर बने वगैरह ऐसी उपलब्धियाँ धारण की, इस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के बाद और मंदिर वगैरह देखने के बाद आता है हमारा पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश आता है? तो पुष्यभूति वंश आता है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो नरवर्धन। किसने की थी? नरवर्धन ने। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? नरवर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर अंबाला पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। पुष्यभूति वंश की दूसरी राजधानी को थी कन्नौज। नरवर्धन ने इसकी स्थापना की थी। प्रथम राजधानी थानेश्वर थी और दूसरी राजधानी कन्नौज। इसका सब जो प्रतापी राजा रहा था वो राजा हर्षवर्धन था। पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली प्रभाकर वर्धन सबसे शक्तिशाली शासक रहा था। प्रभाकर वर्धन की संतान कौन सी थी? हर्षवर्धन थी और राजवर्धन थी। प्रभाकर वर्धन के बेटा था हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री। 3 संतानें हुई थी, जिसमें 2 भाई हर्षवर्धन और राजवर्धन और तीसरी बहन थी राजश्री, ठीक है। हर्ष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य। हर्षवर्धन को ही शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के द्वारा। जो बहन थी हर्षवर्धन की, राजश्री, उसका विवाह किसके हुआ था? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से इसका विवाह हुआ था। मालवा नरेश, देवगुप्त एवं गौंड शासक शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। हर्षवर्धन ने किस वर्ष राजगद्दी पे था? तो 606 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन राजगद्दी पे था। हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन से थे? बाणभट्ट प्रसिद्ध कवि थे। बाणभट्ट ने कौन सी रचना की है? तो हर्षचरित्र की। हर्षवर्धन किसका उपासक था? तो शिव जी का प्रारंभ में हर्षवर्धन किसका उपासक था? शिव जी का था। देखते हैं इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना नरवर्धन ने की। पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, दूसरी राजधानी कन्नौज हो गई। प्रभाकर वर्धन सबसे प्रतापी राजा था। प्रभाकर वर्धन का बेटा था हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री, ठीक है। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। और राजश्री की शादी हुई थी किसके साथ? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से शादी हुई थी राजश्री की, ठीक है। मालवा नरेश देवगुप्त और गौंड शासक शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन को मरवा दिया। 606 में कौन बैठा गद्दी पर? हर्षवर्धन बैठा। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी है। प्रारंभ में हर्ष किसका उपासक था? शिव जी का उपासक था, ठीक है। आगे जो नोट दिया है वो पढ़ते हैं। आगे नोट क्या दिया है हमें? आगे जो नोट दिया है उसमें लिखा है, बाद में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कौन सी चीनी यात्री हर्ष के दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में आया था। पढ़ते हैं आगे जो फैक्ट दिए गए उसकी ओर। आगे जो फैक्ट दिए गए हैं उनमें है हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? शिलादित्य। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये सब हर्ष ने खुद लिखी थी। रत्नावली, नागानंद और
प्रियदर्शिका। अब उसके बाद आता है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, कांचीपुरम तमिलनाडु थी। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है? तो महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्धन द्वितीय ने। देखो, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्धन द्वितीय ने कराया और महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी? मालखेत या मालखंड, कैसे भी कह लो। राष्ट्रकूट की राजधानी मालखेत या मालखंड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा एवं एलिफेंटा के गुहा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा और एलिफेंटा के गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलभ द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। एक बार दोबारा से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु थी। मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन द्वारा रचित है। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया और कांची का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इनकी राजधानी मालखेत थी। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय के द्वारा की गई। आगे जो फैक्ट है वो है कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विक्रमादित्य सिक्स था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलभ द्वितीय ने की थी। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य सिक्स था। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार के प्रसिद्ध कवि, लेखक, विल्हण और वैज्ञानिक थे। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार के प्रसिद्ध कवि विल्हण और विज्ञानेश्वर थे। मिताक्षरा किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। विक्रमांक देव चरित्र विल्हण ने लिखी है। मिताक्षरा का विषय वस्तु क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या, हिंदू विधि पर आधारित। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने करी। देखो, कल्याणी के चालुक्य की स्थापना तैलभ द्वितीय ने करी, हम पढ़ चुके हैं। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने करी। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने करी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय। जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, उसके बाद उसने ऐहोल अभिलेख लिखवाया, जिसमें उसने बताया कि मैंने उत्तर के सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन को हराया। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने करी। अभी तक हम लोग 3 चालुक्य वंश देख चुके हैं। एक कल्याणी के चालुक्य देख चुके हैं, जिनकी स्थापना तैलभ द्वितीय ने कराई। दूसरे देखते हैं वातापी के चालुक्य, जिनकी स्थापना जयसिंह ने कराई। और तीसरे जो हैं वेंगी के चालुक्य, जिनकी स्थापना विष्णुवर्धन ने करवाई। वेंगी के चालुक्य की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर दोस्तों। अगला जो फैक्ट है वो है दोस्तों, तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो राजराज प्रथम तो था, उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। किस चोल राजा ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर बनवाया? तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम सबसे सर्वाधिक जो विस्तार हुआ चोल साम्राज्य का, वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था।
चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो राजराज प्रथम ने किया। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया तो राजराज प्रथम ने बनवाया। पढ़ते हैं जो आगे फैक्ट दिए गए हैं उन पर। और दोस्तों आगे जो फैक्ट है वो है राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा या सबसे विस्तार करने वाला राजा माना जाता है, ने किस राजा को हराकर गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। तो बंगाल के पाल शासक महिपाल को जब राजेंद्र प्रथम ने हराया, उसके बाद उसने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन की मुख्य भूमिका थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने ही करवाई थी। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने करवाई। दान सागर व अद्भुत सागर की रचना किसने की? बल्लाल सेन ने। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना बल्लाल सेन ने करवाई। जयदेव किस राजा की राजसभा को सुशोभित करते थे? तो लक्ष्मण से। जयदेव किस राजसभा को सुशोभित करते थे? तो लक्ष्मण सेन की। जयदेव की प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। किस राजवंश ने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया? तो सेन राजवंश ने सबसे पहले अपना जो अभिलेख है वो हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। दोबारा से एक बार सभी फैक्ट को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। हमने देखा था गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने अपने धारण करी। कब धारण करी? जब उसने महिपाल को हराया। स्थानीय स्वशासन का पहली बार प्रमाण मिलता है चोल प्रशासन में। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। राजधानी मुंगेर थी। ठीक है। सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल हुए। पाल शासक धर्मपाल ने किसकी स्थापना कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन हुआ। दान सागर अद्भुत सागर बल्लाल सेन ने करवाया। जयदेव किस राजसभा सुशोभित करते थे? तो लक्ष्मण सेन की। जयदेव की प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद है। किस राजवंश ने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया? तो सेन राजवंश ने। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी के कल्हण लेखक। आगे जो है वो है दान सागर अद्भुत सागर किसकी रचना है? तो बल्लाल सेन की है। ठीक है। जयदेव किसके राजसभा को संबोधित करते थे? लक्ष्मण सेन की। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। किस राज ने सबसे हिंदी में उत्कीर्ण कराया? तो सेन राजवंश ने। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभग प्रथम हुए। और गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? मेरे बोस थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभग प्रथम हुए। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा मेहुर भोज हुए। बढ़ते हैं आगे फैक्ट जो दिए गए उनकी ओर दोस्तों। अगला जो फैक्ट बनते हैं वो दिल्ली सल्तनत से बनते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत से। आप पढ़ेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत से जिससे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं वो। तो जयचंद किस वंश का राजा था? तो गैड़वाल वंश का राजा था जयचंद। जयचंद की पुत्री का क्या नाम था? संयोगिता नाम था जयचंद की पुत्री का। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया व उसकी हत्या कर दी थी 1194 में। चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय थे। चंद्रबरदाई किस राजा के राजकवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई प्रसिद्ध रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। तराइन का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और उसे मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया बेइज्जती करके। तराइन का द्वितीय युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो 1192 में अगले ही साल फिर से मोहम्मद गौरी आया और पृथ्वीराज चौहान को उसमें हरा दिया। ठीक है। और उनकी हत्या कर दी। फिर 1194 में उसने गैड़वाल वंश के राजा जयचंद के साथ युद्ध किया चंदावर का। उसमें जयचंद को हराया और उनकी मृत्यु कर दी। ये लोग हरा के फिर छोड़ते नहीं थे। हाँ, अगला जो फैक्ट बनता है वो क्या बनता है इनसे? मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेलों ने कराया था। चंदेलों ने मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में ही है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ। मोहम्मद बिन कासिम को किससे युद्ध हुआ?
ब्राह्मण राजा दाहिर से। मोहम्मद बिन कासिम का किससे युद्ध हुआ? तो ब्राह्मण राजा दाहिर से हुआ था। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कहा जाए तो 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम किसके साथ युद्ध हुआ? तो ब्राह्मण राजा दाहिर से। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। महमूद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण प्रथम बार कब किया था? 1001 ईस्वी में पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। 1008 से 1009 में महमूद गजनी ने किस पर आक्रमण किया? तो जयपाल के पुत्र अनंतपाल पर। जयपाल के जो पुत्र अनंतपाल पर आक्रमण किया था किसने? 1008 से 1009 में महमूद गजनी ने। महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटना, वो उसका सबसे चर्चित आक्रमण था। एक बार दोबारा से फैक्ट को देख लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी जिसमें जीता और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। बाद में खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेलों ने कराया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में ही विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया। भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। मोहम्मद वासिम ने पहला मुस्लिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ब्राह्मण राजा दाहिर। राजा दाहिर जो कि ब्राह्मण राजा था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रसार करना। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। महमूद गजनी पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। 1001 में पहला आक्रमण किया उसने पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध, और 1008 से 1009 के बीच जयपाल के पुत्र अनंतपाल पर आक्रमण किया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर का लूटपाट था। कौन सा यात्री महमूद गजनी के साथ आया था? अलबरूनी महमूद गजनी के साथ आया था। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तहकीक हिंद, किताबुल हिंद। अलबरूनी ने पुस्तक लिखी। तहकीक हिंद और किताबुल हिंद अलबरूनी की पुस्तकें हैं। ठीक है, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? किसके? तो 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ये तो दोबारा वही आ गया। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, जिसमें गौरी विजयी रहा। चंदावर का युद्ध 1194 गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता था, जिसकी शादी पृथ्वीराज चौहान, जिसको भगा के ले गए थे पृथ्वीराज चौहान। गुलाम वंश की स्थापना कब व किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ऐबक का किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। पढ़ते हैं आगे जो फैक्ट दी गए उनकी ओर। आगे जो फैक्ट हैं उनमें है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन 2 इमारतों का निर्माण कराया? तो एक उसने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम क्या था? लाख बख्श था, क्योंकि वो लाखों का दान करता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब व कैसे हुई? तो 1210 में चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन गद्दी पर बैठा? आराम शाह के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का संबंध किस कबीले से था? एल्बरी तुर्क कबीले से। एल्बरी तुर्क कबीले से इल्तुतमिश का संबंध था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान तो बन गया था, लेकिन वह उसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी उसकी लाहौर में ही थी। बाद में आराम शाह के बाद जब कौन बना? आराम शाह के बाद जब इल्तुतमिश बना तो उसने लाहौर से स्थानांतरित कर दी। कहाँ? राजधानी लाहौर से लेके आ गया वो दिल्ली। लाहौर से कहाँ राजधानी लेके आ गया? दिल्ली। पढ़ते हैं आगे जो फैक्ट दिए गए उनकी ओर दोस्तों। आगे जो फैक्ट है, तो इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था। उसके बाद जो फैक्ट है वो नोट है, वो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा चलाई? तो एकता प्रथा चलाई। इल्तुतमिश
जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का था। एकता रखने वाले को क्या कहा जाता था? मुक्ता। एकता रखने वाले को मुक्ता कहा जाता था। ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन किया जो तुर्क ए चहलगानी 40 गुलामों के दल का गठन किया तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना गया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1228 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की पहली वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ने किसे अमीर आखूर का पद दिया? याकूत को दिया था अमीर आखूर का पद। रजिया ने पद पर बने रहने के लिए किससे शादी की? अल्तुनिया से। रजिया ने पद पर बने रहने के लिए किससे शादी करी? अल्तुनिया से। 13 अक्टूबर 1240 को हाँसी के पास डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी थी। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था बलबन का वास्तविक नाम। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ठीक है। बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। बलबन ने अपना शासन चलाने के लिए लौह और रक्त की नीति का पालन किया। तुर्क चहलगानी का नाश जो कि किसने बनाई थी? तुर्क चहलगानी 40 गुलामों का दल था जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था, उसका नाश कर दिया बलबन ने। बलबन ने राज दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथाओं को शुरू किया। सिजदा और पाबोस के जो सुल्तान होता था उसके पैरों को चूमना वगैरह वगैरह। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित कौन से त्यौहार प्रारंभ किया? तो नवरोज त्यौहार को प्रारंभ करवाया बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। बढ़ते हैं आगे जो फैक्ट दिए गए उनकी ओर दोस्तों। आगे जो फैक्ट, खिलजी वंश का संस्थापक किसने व कब? खिलजी वंश का संस्थापना किसने की और कब की? तो खिलजी वंश की स्थापना जो की है वो की है जलालुद्दीन फिरोज ने। जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन फिरोज ने 1290 में की थी। किसकी? खिलजी वंश की स्थापना। 1290 में जब गुलाम वंश खत्म हो गया तब खिलजी वंश उभरा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था। 1296 में जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में जलालुद्दीन की हत्या कर दी। देखो, जलालुद्दीन फिरोज ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करी। 1296 में जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में जलालुद्दीन की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान 1296 में बना। अलाउद्दीन ने कौन कौन से सुधार किए? तो सैनिक सुधार किए, स्थायी सेना का गठन किया, सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, सैनिकों की हुलिया रखना प्रारंभ किया अलग से ड्रेस वगैरह करके, घोड़ों को दागने का प्रथा शुरू करी, बाजार नियंत्रण, प्रत्येक वस्तु के दाम निर्धारित किए, बांटों की नापतोल कराई, बांटों पर राजसी मोहर लगवाई, बाजार नियंत्रण के लिए दरोगा बाजार नियंत्रक का पद सृजित किया, भूमि सुधार, भूमि का वर्गीकरण करवाया, भूमि की मापतोल के लिए एक माप अधिकारी माप निर्धारित की, भूमि वर्गीकरण के आधार पर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने खुद को किस उपाधि से विभूषित किया? तो सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन ने खुद को विभूषित किया। नोट, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था? तो 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तोताए हिंद, हिंद का तोता। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। दोबारा से एक बार से फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये फैक्ट क्या है? देखो, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करवाई 1290 में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था। 1296 में इसने अपने ही चाचा जलालुद्दीन को मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। 1296 में इसने सुधार बहुत सारे कराए, सैनिक सुधार, स्थायी सेना गठन, सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, सैनिकों की होलिया रखा, घोड़ों को दागने का काम किया, बाजार नियंत्रण करवाया, प्रत्येक वस्तु के दाम निर्धारित कराए, बांटों की नापतोल, बांटों पर राजश्री मोहर, बाजार नियंत्रण के लिए दरोगा का बाजार नियंत्रण का पद सृजित किया, भूमि सुधार, भूमि का वर्गीकरण, भूमि की मापतोल के लिए एक माप निर्धारित की, भूमि वर्गीकरण के आधार पर लगान निर्धारित किया।
अलाउद्दीन ने खुद को किस उपाधि से विभूषित किया? तो सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अमीर खुसरो का उपनाम तोता हिंद था, हिंद का तोता। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे जो फैक्ट दिए गए हैं वो देखते हैं। आगे जो फैक्ट हैं वो है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में। अमीर खुसरो ने सितार व तबले का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो को उर्दू का भी आविष्कारक माना जाता है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसकी कृति है? तो जियाउद्दीन बरनी की। जजिया क्या है? जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर है। जजिया क्या है? जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर है। ठीक है। जुकात क्या है? जुकात मुसलमानों से लिए जाने वाला यह धार्मिक कर आय का 40वां हिस्सा होता है। जकात। जजिया तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर हो गया। जकात हो गया मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर आय का 40वां हिस्सा होता है। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नया शहर बसाया। किसने बसाया? गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक के उपनाम पागल बादशाह, विषमताओं का मेल, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, ये सब उसके उपनाम थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना करी? अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने कराई? मोहम्मद बिन तुगलक ने करी। कृषि विकास के लिए अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ ले जाना चाहता था? देवगिरी। कहाँ ले जाना था? देवगिरी ले जाना चाहता था अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक। देवगिरी जो कि महाराष्ट्र के पास है। ठीक है। दौलताबाद महाराष्ट्र, देवगिरी। ठीक है। खराज कैसा कर था? तो भूमिकर क्या था? खराज भूमिकर था। खुम्स कैसा कर था? युद्ध में लूट का माल। खराज क्या था? भूमिकर था। और खुम्स था युद्ध में लूट का माल था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित योजनाएं क्या? दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान एक कराचाल का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना करी? तो अमीर कोही हम लोग देख चुके हैं। करते हैं आगे फैक्ट जो दिए गए हैं उनकी ओर दोस्तों। आगे जो फैक्ट है उसमें है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो रहला किताबुल या रहला पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी है। मोरक्को से आए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 ईस्वी में हरियर बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में करी थी। ठीक है। 1336 में हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। खुम्स क्या है? युद्ध में लूटमाल का। खराज क्या था? कृषि कर। ठीक है। खुम्स क्या? युद्ध में लूट का माल था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि लगभग 300 शहर का बसाए। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि लगभग 300 शहर बसाए। फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में कौन कौन से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए? तो टोपरा और मेरठ। ये अशोक स्तंभ थे। हम लोगों ने इस प्रीवियस वीडियो में देखा था। टोपरा और मेरठ के अभिलेख अशोक ने बनवाए थे और इन्हें दिल्ली कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक ले गया। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए कौन सा विभाग बनाया? तो दीवान खैरात विभाग किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान कोही खेती से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन प्रसिद्ध लेखक थे? तो जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए सिराज और जियाउद्दीन बरनी प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है। किसके दरबार में? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ठीक। आगे जो नोट है वो है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए सिराज फिरोज शाह तुगलक के में। किस तुगलक शासक का क्षेत्र दिल्ली से पालम तक रहा? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन दिल्ली से पालम तक रह गया था। तैमूर लंग ने भारत पर किस पर आक्रमण किया? तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय अर्थात 1398 तैमूर लंग के दिल्ली पर आक्रमण के समय शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था।
सैयद वंश का अंतिम शासक संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। तैमूर लंग का सेनापति था कौन? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा की स्थापना कराई सिकंदर लोदी ने। भूमि की माप के लिए सिकंदर लोदी ने कौन सा पैमाना? गजे सिकंदरी किसने? सिकंदर लोदी ने चलवाया। सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। किसे बनाया था? आगरा को। सल्तनत काल में खालसा भूमि खालसा भूमि किसे कहा जाता था? तो सल्तनत का खालसा भूमि पूर्णतः केंद्र नियंत्रित में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण का आधार क्या था? दशमलव प्रणाली मंगोल सेना के वर्गीकरण का आधार था। सल्तनत काल में सेना का वर्गीकरण का आधार क्या था? दशमलव प्रणाली मंगोल से प्रेरित होकर। सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर की विजय। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इन सब ने आमंत्रित किया था किसे? आलम खां को। आगे जो हमारा मुगल साम्राज्य स्थापित हो रहा है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा पार्ट और रह गया है इस पूरी इतिहास वाली सीरीज़ में।